आज के मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज ने कुछ बड़े बड़े मूव्स दिखाए। कोटक बैंक के Q1 रिजल्ट्स ने स्टॉक प्राइस की हवा निकाल दी। TCS के शेयर्स भी गिर गए जब कंपनी ने लेऑफ्स के बॉम्ब्स गिराए। और IPO स्ट्रीट्स में NSDL IPO को लेकर फुल ऑन चर्चा चल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी स्ट्रॉन्ग है। लोडा डेवलपर्स के स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट्स के बावजूद एक रीसेंट ब्लॉक डील ने स्टॉक को प्रेशर में रखा और एम्बर एंटरप्राइजेज ने अनाउंस किया एक बड़ा एक्विजिशन। आईवेयर रिटेलर लेंसकार्ट को भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से IPO की अप्रूवल मिल गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Q1 के नंबर से लेकर IPO के धमाके तक सब कुछ मिलेगा एक जगह पर। और अगर आपको मार्केट के हाईज एंड लोज का सही व्यू चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करो, क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट की हर काम की बात वहां मिलती है बिना टाइम वेस्ट किए। कोटक बैंक ने सैटरडे को अपने Q1 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस किए, लेकिन मार्जिन्स और एसेट क्वालिटी में वीकनेस की वजह से इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इस वजह से मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कोटक बैंक का स्टॉक लगभग 7% गिर गया। कोटक महिंद्रा बैंक एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है विद टोटल लोन बुक ऑफ ₹4.4 लाख करोड़। अपनी सब्सिडरी के थ्रू ये बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी ब्रोकिंग, सिक्योरिटी बेस्ड लेंडिंग और कार फाइनेंस जैसे सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। कोटक बैंक ने अपने Q1 FY26 के वीक रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिसमें प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। बैंक का स्टैंड अलोन PAT 8% QOQ गिर गया। इसके दो मेजर रीजंस हैं। बैंक का NIM 32 BPS गिर के 4.65% रह गया, क्योंकि रेट कट और लो रिटर्न कॉर्पोरेट लोन्स के शेयर्स ज्यादा हो गए। प्रोविजन का बढ़ना, एसेट क्वालिटी खराब होने की वजह से बैंक को ज्यादा पैसे बैड लोन्स के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे प्रॉफिट गिरा। लोन बुक 14% YOY गिरकर ₹4.4 ट्रिलियन तक पहुंच गई, लेकिन ये ग्रोथ मेनली लो यील्डिंग कॉर्पोरेट और होम लोन सेगमेंट से आई, जहां मार्जिन्स कम होते हैं। स्लिपेजेस बढ़कर 1.9% हो गए, जो MFI, रिटेल CV और रूरल स्ट्रेस की वजह से हुआ। GNPA रेशियो भी 1.5% तक पहुंच गया। मैनेजमेंट व्यू, MFI सेगमेंट का स्ट्रेस अब पीक पर है और अब धीरे धीरे ठीक होने की उम्मीद है। क्रेडिट कार्ड्स में इनएक्टिव अकाउंट्स हटा दिए गए हैं, डेलिक्वेंसी स्टेबल है और H2 में क्रेडिट कॉस्ट कम हो सकता है। पर्सनल लोन सेगमेंट में भी क्रेडिट कॉस्ट अब कंट्रोल में है। रिटेल CV में स्ट्रेस अभी थोड़ा और टाइम रह सकता है, लेकिन बैंक ने रिस्क कंट्रोल के लिए स्टेप्स लिए हैं। SME सेगमेंट पर नजर है, लेकिन अभी कोई मेजर इशू नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन प्रेशर Q2 में भी हो सकता है, क्योंकि रेपो रेट कट का फुल इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आगे जाके मार्जिन्स ग्रेजुअली स्टेबल और बेटर हो सकते हैं जब कॉस्ट कटिंग और CA रेट कट्स को फुल बेनिफिट मिलेगा। रिटेल CV सेगमेंट अभी चैलेंज बना हुआ है, लेकिन MFI में स्ट्रेस मोस्टली पीक कर चुका है। ओवरऑल लोन और डिपॉजिट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, बट एसेट क्वालिटी और NIM पर मार्केट की नजर बनी रहेगी। इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के शेयर्स आज 1% से ज्यादा गिर गए, जब कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपने 6.13 लाख एम्प्लॉयज की ग्लोबल फोर्स में से 2% यानी लगभग 12,000 एम्प्लॉयज को इस साल में ले ऑफ करेगी। ये ले ऑफ्स मेनली मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल को टारगेट करेंगे। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ये ले ऑफ्स वो रोल्स में हो रहे हैं जहां रीडिप्लॉयमेंट इफेक्टिव नहीं रहा। ऐसे नहीं है कि TCS को अब कम लोगों की जरूरत है। TCS के CEO के कीर्तिवासन ने क्लैरिफाई भी किया है कि ये डिसीजन AI की प्रोडक्टिविटी बूस्ट की वजह से नहीं है, बल्कि स्किल मिसमैच की वजह से लिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि TCS अभी मार्जिन प्रेशर फेस कर रही है, क्योंकि ग्रोथ स्लगिश है, कंपटीशन बढ़ा है और नए इन्वेस्टमेंट्स की भी जरूरत है। एक वक्त था जब व्हाइट कॉलर सबसे सेफ माने जाते थे, लेकिन अब AI ऑटोमेशन के दौर में इवन व्हाइट कॉलर रोल्स आर इन सेफ, और ये ले ऑफ शायद उसी बदलते लैंडस्केप का हिस्सा हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी NSDL, जो इंडिया के कैपिटल मार्केट्स के बैकबोन के रूप में काम करता है, अब अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO इस हफ्ते ला रहा है। ये IPO 30 जुलाई 2025 से लेकर 1 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। NSDL की शुरुआत 1996 में हुई थी और ये इंडिया की पहले सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। कंपनी का मेन काम शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरली रखना और ट्रांसफर करना है।
ताकि इन्वेस्टिंग प्रोसेस फास्ट, सेफ और हैसल फ्री हो। आज के टाइम में इंडिया की डिपॉजिटरी मार्केट में सिर्फ दो ही बड़े प्लेयर्स हैं, NSDL और CDSL। CDSL फोकस करता है रिटेल इन्वेस्टर्स पर, जबकि NSDL का क्लाइंट बेस मेनली लार्ज इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स और FPIs हैं। ओनरशिप के टर्म्स में भी दोनों अलग अलग है। NSDL इज कंट्रोल्ड बाय NSE, जबकि CDSL पर BSE का कंट्रोल है। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो NSDL ₹464 लाख करोड़ से ज्यादा की सिक्योरिटीज मैनेज करता है, जो CDSL से काफी ज्यादा है। लेकिन क्योंकि CDSL का फोकस रिटेल क्लाइंट्स पर है, उसके पास डीमैट अकाउंट्स की संख्या NSDL से ज्यादा है। इस वजह से CDSL का मार्केट में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स NSDL से ज्यादा है। CDSL की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन ज्यादा है क्योंकि इसके कस्टमर्स बेस काफी बड़ा और डिफरेंट है। NSDL का IPO पूरी तरह एक ऑफर फॉर सेल है, जिसमें 5.01 करोड़ इक्विटी शेयर्स बेचे जा रहे हैं। इस इशू का साइज लगभग ₹4012 करोड़ है। ये स्टेक मेनली कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, जैसे IDBI बैंक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन सब स्टेक होल्डर्स का कंबाइंड होल्डिंग NSDL में 73% है। ये IPO इन इन्वेस्टर्स के लिए काफी मैसिव रिटर्न लेके आ रहा है। कुछ शेयर होल्डर्स को अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर अप टू 39,900% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन IPO का प्राइस बैंड NSDL के पहले के अनलिस्टेड वैल्यूएशन के मुकाबले में 22% डिस्काउंट पे आया है। इस स्टीप मार्कडाउन ने मार्केट में कंपैरिजन शुरू कर दी है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज IPO के साथ, जिसका IPO भी ₹700 to 740 के प्राइस बैंड पर लाया गया था, जो उसके अनलिस्टेड प्राइस ₹1225 से 40% लोअर था। इसके अलावा जब हम NSDL को उसके राइवल CDSL से कंपेयर करते हैं तो वैल्यूएशन और मार्केट कैप दोनों ही NSDL के लिए लोअर दिखते हैं अगर IPO के अपर प्राइस बैंड को देखा जाए। गिवन द वैल्यूएशन कंफर्ट, NSDL का GMT अभी 18% के आसपास है, मतलब इन्वेस्टर्स 18 to 20% तक का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। NSDL IPO का प्राइस बैंड प्री IPO शेयर प्राइस के मुताबिक 20% नीचे सेट किया गया है। GMT अभी भी स्ट्रॉन्ग है। NSDL IPO एक रेयर मौका है इंडिया के कैपिटल मार्केट्स के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करने का। कंपनी का बिजनेस इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के ग्रोथ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। CDSL के साथ डुओपोली होने के बावजूद NSDL एसेट वैल्यू और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स में क्लियरली लीड करता है। ये 100% ऑफर फॉर सेल है। कंपनी को इस IPO से कोई फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा, फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग, वेल रेगुलेटेड और स्टेबल बिजनेस है जो भारत की फाइनेंशियल स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट है। इसलिए IPO जरूर ट्रैक करने लायक है। रियल एस्टेट जाइंट लोडा डेवलपर्स के शेयर्स आज सुबह के ट्रेड में 5% से ज्यादा गिर गए। हालांकि कंपनी ने वीकेंड पे अपने Q1 रिजल्ट्स काफी अच्छे दिखाए थे। लोडा के शेयर्स में पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव प्रेशर बना है, जहां एक रीसेंट ब्लॉक डील में शेयर्स डिस्काउंट पर बेच दिए गए थे बाय एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नेम्ड इन्वेस्को। लोडा डेवलपर्स मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है DLF के बाद। कंपनी का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। लग्जरी, प्रीमियम, मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग सब सेगमेंट्स में प्रेजेंस है। लोडा कमर्शियल रियल एस्टेट भी डेवलप करती है, जो मोस्टली उनके रेसिडेंशियल प्रोडक्ट्स के मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स का पार्ट होता है। कंपनी के मुंबई के सबर्ब्स में अफोर्डेबल हाउसिंग से अपनी जर्नी शुरू की थी और आज के टाइम में MMR, पुणे, दिल्ली और अहमदाबाद तक नेटवर्क एक्सपांड कर चुकी है। जून 2025 क्वार्टर में लोडा का रेवेन्यू 23% YOY ग्रो हुआ, जिसमें प्री सेल्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई। प्री सेल्स रेवेन्यू 10% बढ़ा, जबकि कलेक्शंस में 7% की ग्रोथ हुई। क्वार्टर के दौरान कंपनी ने 5 नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए, जिसका टोटल ग्रॉस डेवलपमेंट ₹22,700 करोड़ का है। EBITDA 25% ग्रो हुआ है और EBITDA मार्जिन्स में भी बेहतरी देखी गई। इन्वेस्को की रीसेंट ब्लॉक डील के डिस्काउंट प्राइसिंग का शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट पर असर पड़ा है, पर कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी भी काफी मजबूत है। अर्निंग्स कॉल के दौरान मैनेजमेंट ने बताया कि FY26 में प्री सेल्स रेवेन्यू 19% ग्रो करके ₹21,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही कंपनी नेक्स्ट ईयर न्यू दिल्ली के आसपास एक नया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, जिसका मतलब है कि लोडा अब DLF के स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। टर्फ वॉर बस शुरू होने वाला है।
एम्बर एंटरप्राइजेस, जो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, उसने आज इजराइल बेस्ड यूनिट्रॉनिक्स का एक्विजिशन अनाउंस किया। इसके बाद एम्बर का स्टॉक प्राइस आज इंट्राडे 3% हाई चला गया। एम्बर एंटरप्राइजेस एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि प्राइमरली रूम एयर कंडीशंस पर फोकस्ड है। Within the consumer durable segments, कंपनी रूम एसीज के अलावा रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स भी बनाती है और ये सेगमेंट का टोटल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में 73% है। साथ ही कुछ की एक्विजिशंस के जरिए एम्बर ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में भी अपनी प्रेजेंस बनाई है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन से लगभग 22% रेवेन्यू जनरेट होता है। पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन एम्बर के सीडी बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसका असर उनके फाइनेंशियल्स पर भी दिखता है। रेलवे सबसिस्टम्स और डिफेंस डिवीजन से अराउंड 5% रेवेन्यू आता है। एम्बर ने अपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी ILJIN के थ्रू इजराइल बेस्ड यूनिट्रॉनिक्स का 40.24% स्टेक ₹404 करोड़ में खरीद रही है। ये यूनिट्रॉनिक्स इजराइल के टेल एविव स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग में माहिर है। 2024 में यूनिट्रॉनिक्स का रेवेन्यू ₹496 करोड़ था और एबिटा मार्जिन 34% रहे। कंपनी एक्सपोर्ट्स पर मेजर फोकस करती है और उसके 55% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यूएस और 40% यूरोप से आता है। एम्बर के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज और पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ यूनिट्रॉनिक्स के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एम्बर के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एनहांस करेंगे और ग्लोबल मार्केट में अपना प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी अच्छी सिनर्जी बन सकती है। Additionally, from a financial perspective, ये एक्विजिशन एम्बर के लिए एबिटा मार्जिन एक्रेटिव होने वाला है। आईवेयर रिटेलर लेंसकार्ट के शेयर होल्डर्स ने संडे को आईपीओ प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। आईपीओ का साइज ₹2150 करोड़ के फ्रेश इशू का होगा, लेकिन अभी तक OFS के डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। पूरा आईपीओ साइज लगभग 8,500 करोड़ तक हो सकता है, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचेंगे। 2008 में पीयूष बंसल ने को फाउंड किया था लेंसकार्ट। आज कंपनी के पास इंडिया में 2000 प्लस स्टोर्स है और एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। कंपनी को सपोर्ट मिलता है बड़े इन्वेस्टर्स से, जैसे सॉफ्ट बैंक, टेमासेक, ADIA, अल्फावेव ग्लोबल, TPG, KKR और केदारा कैपिटल से। FY25 के नंबर्स के हिसाब से लेंसकार्ट ने ₹6,415 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल से 17% ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट के नंबर्स अभी डिस्क्लोज नहीं हुए। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। पास्ट फ्यू इयर्स में लॉसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेंसकार्ट अब कई स्टार्टअप्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 2025 में IPO फाइल किया है, जैसे मीशो, फिजिक्स वाला, पाइन लैब्स, अर्बन कंपनी, ग्रो और शैडो फैक्ट्स। अगर IPO टारगेटेड वैल्यूएशन पर होता है तो लेंसकार्ट बनेगा इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप लिस्टिंग में से एक, जोमैटो, पेटीएम और नाइका जैसे जायंट्स के साथ। अनलिस्टेड मार्केट में कुछ प्लेटफॉर्म्स पर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के शेयर्स 2810 के आसपास कोट हो रहे हैं। डेली मार्केट अपडेट। इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने वीक की शुरुआत की है रेड में। फ्राइडे के लगभग 1% गिरावट को एक्सटेंड करते हुए एशियन इंडिसेस मिक्स ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स की और क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। सेंटिमेंट कॉशंस बना हुआ है। यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच रिसेंटली अनाउंस हुआ 15% टैरिफ एग्रीमेंट की वजह से FIIs 5 कॉन्जिक्यूटिव सेशन से इक्विटीज के नेट सेलर्स रहे, जबकि DIIs 15 कॉन्जिक्यूटिव सेशन से इक्विटीज के नेट बायर्स बने हुए हैं। इस दौरान FIIs ने जुलाई 2025 में अब तक 7164 करोड़ के इक्विटीज बेचे हैं। रुपी ने ₹86.47 पर 5 पैसे स्ट्रॉन्गर ओपन किया। हालांकि 7 दिन तक वीकनेस और ट्रेड नेगोशिएशन अनसर्टेनिटी के चलते प्रेशर बना हुआ है। गोल्ड प्राइसेस फ्राइडे को स्लिप कर गए, एक स्ट्रॉन्ग US डॉलर और US यूरोपियन ट्रेड टॉक्स में प्रोग्रेस के साइंस की वजह से, जिसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड कम हो गई। पिछले हफ्ते ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर था क्योंकि US यूरोप ट्रेड रिजोल्यूशन की उम्मीदें कम हो रही थी, लेकिन इस हफ्ते डील कंप्लीट होने की खबर से ट्रेड ऑप्टिमिज्म बढ़ने पर ऑयल प्राइसेस हायर ओपन हुए। With that, this is Siddhi Thapar signing off.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.